नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस हत्याकांड ने एक बार फिर अपराधी नेताओं और पुलिस वालों के बीच अपवित्र रिश्तों की पोल खोलकर रख दी है। हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से अपराधी से नेता बने विकास दुबे को राजनीतिक सत्ता और पुलिस द्वारा पाला पोसा जा रहा था। कानपुर और उसके पड़ोसी जिलों में हर राजनीतिक दल के नेता उसका उपयोग करते थे और अब सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद इसलिए आजकल लोग राजनीति और अपराध को एक दूसरे का पूरक बताने लगे हैं। देश में कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं जो पूरी तरह से अपराध की छवि से मुक्त हों, यानी उनके किसी न किसी नेता के विरुद्ध अपराध के प्रकरण पंजीकृत हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दागी नेताओं के बारे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 47, बहुजन समाज पार्टी ने 19 और कांग्रेस पार्टी ने 7 व अपना दल ने 9 सीटें जीती थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विधानसभा चुनाव में कुल 402 विधायकों में से 143 ने अपने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर पंजीकृत आपराधिक घटनाओं की घोषणा की थी और इन प्रकरणों यानी मुकदमों की जानकारी भी दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करने वाली बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत थे, यानी 312 विधायकों में से 114 पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। इनमें से 83 विधायक गंभीर आपराधिक प्रकरणों में पाए गए थे। इसके बारे में इन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में भी चर्चा की थी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के 47 उम्मीदवार विधायक निर्वाचित हुए। इनमें से 14 विधायकों पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत थे। इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने चुनावी शपथ पत्र में दी थी। इन 14 विधायकों में से 11 विधायकों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत है, जबकि बसपा के 19 में से 5 निर्वाचित विधायकों पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत थे। इन विधायकों में से 4 विधायकों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत है। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। उसके 7 निर्वाचित विधायकों में से 1 विधायक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत प्राप्त करने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों ने तो सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। इन तीनों विधायकों यानी 100% विधायकों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद विधायकों की संख्या थोड़ी बदल गई है। वर्तमान समय में 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 309, सपा के 50, बसपा के 18, कांग्रेस के 7, अपना दल सोनोवाल के 9 विधायक हैं। वहीं शुभ सपा के 4, रालोद और हमारा अपना दल के 1-1 विधायक हैं। हालांकि निर्दलीय विधायकों की संख्या 3 ही बनी हुई है। अब यदि आप राजनीतिक पार्टियों के दागी विधायकों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से आगे है। बीजेपी के 1451 विधायकों में से 31% विधायकों पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं, जबकि 20% विधायकों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। यदि कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो उनके 773 विधायकों में से 26% विधायकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 17% कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। राजनीति के अपराधीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण नेताओं, नौकरशाही और पुलिस के बीच अपवित्र सांठगांठ है। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में सिविल सेवा को राजनीति से स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण, पदोन्नति और इस तरह का निर्णय कार्यकारी शाखा के भीतर ही लिया गया था। हालांकि 1970 के दशक से व्यक्तिगत नौकरशाहों को अलग अलग नेताओं या राजनीतिक दलों के साथ सहयोगी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई।
जब उन्होंने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया वह सत्ता में थी, उन्हें सबसे अच्छी पोस्टिंग मिली, बदले में उन्होंने राजनेताओं के पक्षपातपूर्ण एजेंडे को लागू किया। आज सत्ता में संख्या का खेल, महत्व बढ़ने के कारण पार्टियां माफिया डानों को टिकट दे रही हैं, जो अपने बाहुबल और अवैध पैसे के बल पर मत प्राप्त करते हैं और जीत भी जाते हैं। इस खेल में लेन देन चलता रहता है। पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है तो अपराधियों को कानून से संरक्षण मिलता है। आज स्थिति यह बन गई है कि हमारे जनसेवक जनता लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के मूल्य पर अपने अंडरवर्ल्ड आका की धुन पर नाचते हैं। माफिया डान जेल से चुने जाते हैं और कुछ ऐसे सांसद जेल की में अपना दरबार लगाते हैं जहां पर उन्हें घर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। मतदाता भी बाहुबलियों को पसंद करते हैं जो उन्हें संरक्षण, राशन और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायता करते हैं और इसके बदले उन्हें मत मिलते हैं। इससे सच्चे प्रत्याशियों की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक नेता चुनाव में जीत प्राप्त करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियों को क्या निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि सभी राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों यानी प्रत्याशियों का पूरा काला चिट्ठा अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर यह जानकारी डालना अनिवार्य होगा कि उनके दल के कितने उम्मीदवार दागी हैं, यानी कितने प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। इतना ही नहीं, पार्टियों को चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर विवरण भी देना होगा। दलों को उम्मीदवारों के चयन के कारणों को भी विस्तार से बताना होगा, जिसका मतलब हुआ कि यदि प्रत्याशी पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत है तो फिर उसे टिकट किन कारणों से दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को स्थानीय समाचार पत्रों, आधिकारिक सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन का कारण बताना होगा, जिसमें वेबसाइट पर उनका परिचय पत्र, उपलब्धियां और उनके अपराध का विवरण प्रकाशित करना होगा और इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। यदि राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और संबंधित राजनीतिक दल पर कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अलावा और दूसरे रास्ते क्या हैं जिनके माध्यम से राजनीति में अपराधीकरण को रोका जा सके। हमारे देश में आज भी पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुलिस कानून के द्वारा संचालित होती है, इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होना चाहिए कि पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए और पुलिस के कार्यों के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी की स्थापना की जाए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी कि राजनीतिक कार्यकारिणी यानी मंत्रीगण पुलिस बल के अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के लिए पुलिस बलों का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्य करती है। इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि राजनीतिक कार्यकारिणी का यह अधिकार पेशेवर कुशलता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने तक सीमित किया जाना चाहिए कि पुलिस कानून के अनुरूप कार्य कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सुझाव दिया था कि कानून में अधीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि उसमें कानून की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या कार्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने या पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण, भर्तियों इत्यादि को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित करने वाले निर्देश शामिल न हों। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने सच्चाई और नैतिकता को छोड़ दिया है। आज राजनीति में अपराध का बोलबाला है जो जीत सुनिश्चित करता है, चाहे वो छोटा मोटा ठग हो, 10 नंबरी हो या माफिया डॉन हो। इसके लिए मतदाता, राजनीतिक दल और राज्य की कानून व्यवस्था सभी समान रूप से उत्तरदायी हैं। वहीं चुनाव के लिए खड़े सजा याफ्ता अपराधियों के विरुद्ध लचर कानून इस प्रक्रिया को और प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी दशा में राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले सच्चे और पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में प्रवेश मुश्किल हो जाता है और फिर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं।
यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।